हेलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने जहां से एंड किया था उसी को अपन आगे की तरफ स्टार्ट करें, तो लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेटा सबसे पहला पॉइंट अपने पास में रहेगा, वो सबसे पहला जो पॉइंट अपने पास में पहला जो पॉइंट रहेगा अपने पास में बेटा इस पहले पॉइंट के अंदर अपन बात करेंगे किसके बारे में कि सर यहाँ लेक्चर नंबर 5 का पहला पॉइंट अपने पास में रहेगा जहां बेटा अपन कंपेयर करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा, उसको कंपेयर करने वाले हैं। तो बेटा मैं एक तरफ तो सिग्मा बॉन्ड ले लेता हूं और दूसरी तरफ पाई बॉन्ड होगा, उसके कुछ कंपैरिजन के पॉइंट्स लिखने वाले हैं अपन यहाँ। तो एक तरफ तो मैं सिग्मा बॉन्ड ले लेता हूं, इस तरफ तो और बेटा इस तरफ मेरे पास में पाई बॉन्ड रहेगा, तो इसके बीच में दो चार डिफरेंस है वो अपन इसके अंदर नोट है करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं तो सर यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसका निर्माण किससे होगा, तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि सिग्मा बंध का निर्माण सिग्मा बंध का निर्माण बंध का निर्माण हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन, हेड ऑन हेड, इसको मैं अतिव्यापन लिख देता हूं हिंदी के अंदर। अतिव्यापन से होता है, अतिव्यापन से होता है। बेटा ये तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में पहला पॉइंट था। अगर मैं पाई के लिए लिखूं तो पाई के लिए क्या लिख बढ़ गया है कि सर पाई बॉन्ड का जो निर्माण होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग उससे होगा, तो इसमें लिखूंगा कि पाई बंध का निर्माण बंध का निर्माण साइड बाई साइड अतिव्यापन से होता है, अतिव्यापन से होता है। सेकंड पॉइंट अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे कि सर जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा पाई के कंपैरिजन में। अपने को पता है कि सर सिग्मा के अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड होगी, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। जबकि सर पाई बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग साइड वाइज होगी, तो सिग्मा क्या होगा पाई के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो दूसरा पॉइंट ये लिखूंगा कि सिग्मा बंध तुलनात्मक रूप से सिग्मा बंध ज्यादा प्रबल होता है, सिग्मा बंध तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रबल होता है, मोर स्ट्रांग होता है, मोर स्ट्रांग होता है। जबकि ये क्या होगा कि सिर्फ पाई बंद होगा वो सिग्मा के कंपैरिजन में क्या होगा, वीक होगा। तो इसमें ऐसे लिखेंगे पाई बंद सिग्मा बंद की तुलना में सिग्मा बंद की तुलना में दुर्बल होता है, दुर्बल, इसको वीक बोलते हैं, वीक होता है। ये बेटा दोनों पॉइंट एक बार नोट करो, इसके बाद में तीसरा और चौथा पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखने वाले हैं, तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखते बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा
कि जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसी के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा बेटा अपने पास में, इसमें ऐसे लिखेंगे, इसमें SS SP PP अतिव्यापन संभव होते हैं, जबकि बेटा आपने को पता है कि सर पाई के अंदर बनने के लिए कम से कम 2 लोब होनी चाहिए, इस वजह से एस का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि इसमें PP जिसको पी पाई अतिव्यापन शामिल होता है। इसमें PP, इसके बाद में आगे की और लिखते हैं। अभी PP के बाद में कौन होगा कि सर PP, इसके बाद में इसके अंदर शामिल कौन होगा कि सर इसके बाद में PP के अलावा PD होगा, जिसको अपन P पाई D पाई बोलते हैं। लास्ट होगा इसके अंदर से DD ओवरलैपिंग, जिसको अपन D पाई अतिव्यापन शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। दूसरा बेटा अपन इसके अंदर बात करेंगे कि सर ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, जबकि पाई बॉन्ड के अंदर बेटा 2 बॉन्ड होंगे तो 2 बॉन्ड का एक निश्चित लिमिट के बाद में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे, इसमें मुक्त घूर्णन जिसको फ्री रोटेशन बोलते हैं, जिसको मुक्त घूर्णन या फ्री रोटेशन, इसमें मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन सिग्मा के सापेक्ष संभव है, जबकि इसके अंदर बेटा मुक्त घूर्णन संभव नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड होगा, तो एक निश्चित लिमिट के बाद में अपन इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर फोर्थ पॉइंट ये रहेगा अपने पास में, इसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। बेटा चारों पॉइंट आप एक बार नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 था अपने पास में, ये चारों पॉइंट एक बार नोट करो बच्चों। इसमें अगला पॉइंट अपने पास में रहेगा कि इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसमें हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स से सिग्मा बंध का निर्माण संभव है। तो बेटा पाई के अंदर अपन ऐसा लिखेंगे कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इसमें हाइब्रिड कक्षकों से पाई बंध का निर्माण संभव नहीं है। बेटा ये सब चीजें अपन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको अभी के लिए इसको क्या करना है, याद रखना है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, अनहाइब्रिड क्या होंगे, तो बेटा अभी आप बस इस लाइंस को याद रखना। किसी जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसके अंदर हाइब्रिड और अनहाइब्रिड दोनों टाइप के जो बॉन्ड होंगे उससे जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसका फॉर्मेशन पॉसिबल है। जबकि बेटा इधर अपन क्या करेंगे कि सर हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होंगे उससे कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं होगा। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने पास में जो
सिग्मा और पाई बॉन्ड था उसके बीच के अंदर क्या थे, डिफरेंस थे। तो एक बार चारों पांचों पॉइंट्स को आप नोट करो, इसके बाद में वापस रिवाइज करा के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। तो बेटा इसके अंदर 5 पॉइंट लिखवाए अपन। सबसे पहला पॉइंट तो क्या था कि सर इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट अपने पास में था कि सिग्मा बंध का निर्माण होगा। बेटा वो किससे होगा कि सर सिग्मा बंध का जब भी निर्माण होता है वो हेड ऑन हेड अतिव्यापन होगा, उससे होगा। इसका मतलब इसके अंदर जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के हेड क्या करेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करने वाले, अतिव्यापन होने वाला। जबकि बेटा पाई बॉन्ड के अंदर ये जो अतिव्यापन होगा बेटा वो साइड से अतिव्यापन होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि सिग्मा बंध तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रबल होते हैं। कारण क्या है कि सर बेटा सिग्मा बॉन्ड होंगे उसमें बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग ऐसी होगी जो ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जबकि पाई के अंदर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। ये 2 पॉइंट थे अपने पास में। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं कि सर थर्ड पॉइंट आपने इसमें ऐसा लिखा है बेटा, अपन पढ़ के हैं कि सर जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसमें 3 टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। कौन कौन सी सर, एक तो एसएस, एक एसपी, और तीसरी कौन सी थी कि सर इसके अंदर पीपी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। जबकि बेटा पाई बनने के लिए कम से कम 2 लोब का होना जरूरी है, और बेटा एस के अंदर 2 लोब पॉसिबल नहीं होती। इस वजह से पाई के अंदर कभी भी एस को कंसीडर नहीं करते। तो पाई कहां से स्टार्ट होगा सर, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई और डी पाई होंगे, उससे क्या होगा, अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनेगा। पॉइंट नंबर 5 क्या था, 4 ये तक इसमें सर फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा सिग्मा के सापेक्ष, जबकि इसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसमें हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। जबकि इस वाले के अंदर क्या होगा कि सर इसके अंदर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से पॉसिबल नहीं होगा। तो एक बार बच्चों 5 पॉइंट्स को नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। यहां से नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में ये रहेगा कि सबसे पहले अपन कोवेलेंट बॉन्ड का जो सामर्थ्य होगा कि सर ये कोवेलेंट बॉन्ड का सामर्थ्य होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करने वाला है, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। यहाँ बेटा एक पॉइंट है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने को ये जो एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा एक चीज अपने को याद रखनी है कि सर जब भी सिंगल बॉन्ड होगा उस सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सर जब भी पाई बॉन्ड होगा उस पाई के अंदर जब डबल बॉन्ड होगा उसमें एक तो पाई होगा और एक कौन होगा कि सर एक इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होगा। और बेटा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 तो बॉन्ड किसके होते हैं, पाई के, और एक बॉन्ड किसका होगा, सिग्मा का। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब बेटा ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्डों को कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसके अंदर देखो पाई बॉन्ड तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर यहाँ जो डबल बॉन्ड होगा उस डबल में 2 तो पाई होंगे, एक क्या होगा, सिग्मा होगा। सर यहाँ एक पाई होगा, इसका मतलब टोटल पाई बॉन्ड तो कितने आ गए कि सर यहाँ से टोटल पाई बॉन्ड अपने पास में बेटा टोटल पाई बॉन्ड तो कितने आ गए कि सर इस वाली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ना, वो अपने पास में टोटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो तो कितना हुआ कि सर यहाँ से टोटल पाई बॉन्ड है वो तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं कितने होंगे बेटा, पाई बॉन्ड तो यहाँ 3 हो गए। इसका मतलब पाई तो कितने हो गए कि 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब बेटा सिग्मा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपने को थोड़ा ऐसे खोल के लिखना पड़ेगा। तो कोई इश्यू नहीं है, अपन लिखते हैं। देखो CS3 कैसा है कि सर ऐसा दिखता है CS3, H ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसकी होने वाली है। तो अगला रहेगा उसके अंदर ऐसा रहेगा कि सर ये एक जो कार्बन हाइड्रोजन था इसको आप ऊपर की तरफ लगा दो, यहाँ 2 बॉन्ड बना दो, C एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर सर अगला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, और ये जो एस था इसको ऐसे लिखो। अब बेटा कैलकुलेट कर लो यहाँ से पाई बॉन्ड कितने होंगे अपने पास में, पाई तो 3 हो गए। सिग्मा बॉन्ड को क्या करना था कि सर यहाँ से सिग्मा बॉन्ड था उसको कैलकुलेट करके अपने को लिखना था। तो बेटा यहाँ से अपन देखते हैं कि सर सिग्मा बॉन्ड यहाँ से मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ कि सर सिग्मा बॉन्ड एक तो यहाँ, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल बॉन्ड कितने हैं कि सर सिग्मा बॉन्ड तो हैं वो तो कितने होंगे 10, और बेटा पाई बॉन्ड कितने होने वाले कि सर पाई कितने हैं, 3 बॉन्ड पाई होने वाले हैं। इसका मतलब सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या बतानी थी। तो बेटा सिग्मा तो कितने होंगे 10, और पाई कितने होंगे कि सर यहाँ से इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड है वो अपने पास में 3 होने वाले हैं। तो एक बार इस सॉल्यूशन को नोट करो, फिर नोट का एक पॉइंट है उसको अपन डिस्कस करते हैं।
बेटा यहाँ एक पॉइंट दे रखा है अपने को कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का सामर्थ्य होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो बेटा यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि सर कोवेलेंट बॉन्ड का जो सामर्थ्य होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उसके क्या होने वाला है, समानुपाती होने वाला है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब होता है अतिव्यापन का विस्तार या फिर सामर्थ्य बोल सकते हो अपन इसको, तो ये होगा अतिव्यापन के सामर्थ्य के क्या होगा, बराबर होगा। बेटा किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का जो सामर्थ्य होगा वो किसके बराबर होगा, कि सर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसका जो सामर्थ्य होगा वो आपके पास में जो ओवरलैपिंग होगी वो कितना एक्सटेंड कर रही है इसके सामर्थ्य के क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा ओवरलैपिंग जितनी प्रभावी होगी कोवेलेंट बॉन्ड उतना ज्यादा होगा। अगर सर ओवरलैपिंग या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी मजबूत होगी इसका मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसका मतलब कोई कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि सर उनके मध्य अतिव्यापन कितना प्रबल है उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर अतिव्यापन बेटा ज्यादा प्रबल होगा उस कंडीशन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का जो सामर्थ्य होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अतिव्यापन ही अगर बेटा वीक हो गया इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड भी कैसा होगा, वीक होगा। तो ये पॉइंट अपने नोट कर लिया। इसके बाद में बच्चों अपन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 अपने को दे रखा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 आपके पास में क्वेश्चन है बेटा, वो ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में पीपी अतिव्यापन देखा जा सकता है। तो बेटा इसके अंदर अपने को जो पीपी अतिव्यापन है उसके बारे में बात करें। तो बेटा अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला जैसे H2 एग्जांपल है, तो बेटा H2 के अंदर ओवरलैपिंग कैसी होगी कि सर इसके अंदर ओवरलैपिंग 1s होगी। दूसरा सर अपने को HBr दे रखा है, तो बेटा HBr के अंदर ओवरलैपिंग कैसी होगी कि सर सबसे पहले आपके पास में जैसे फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये 2p के अंदर आएगा, 3p, और ये कौन सी के अंदर आएगा, 4p के अंदर। तो यहाँ अतिव्यापन कैसा होगा कि सर हाइड्रोजन का तो 1s और इसका 4p होगा। ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल HCl है, तो सर हाइड्रोजन का तो 1s और बेटा Cl का कौन सा होगा कि सर यहाँ 3p होने वाला है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल Cl2 है, तो बेटा Cl2 तो ऐसा दिखेगा, यहाँ अतिव्यापन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन के बीच में होगा, तो ये कौन सा होगा कि सर क्लोरीन अपने पास में 3p होगा, यहाँ पे 3p और इसके अंदर भी 3p। अब बेटा अपने को बताना क्या था कि निम्न में से किस यौगिक में पीपी अतिव्यापन है। बेटा पीपी ओवरलैपिंग के बारे में अपने को यहाँ मतलब बताना था। तो यहाँ पीपी ओवरलैपिंग किसके अंदर दिख रही है कि सर यहाँ जो पीपी ओवरलैपिंग है वो अपने को इसके अंदर ही दिख रही है। तो बेटा आंसर कौन सा होने वाला है कि सर क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर पीपी ओवरलैपिंग अपने को देखने को मिलेगी। तो बेटा यही बताना था कि पीपी अतिव्यापन देखा जा सकता है। तो बेटा पीपी किसके अंदर देखा जा सकता है कि सर पीपी होगा वो केवल क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास में है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरीन की कौन सी उत्तेजित अवस्था में ClF3 है उसका निर्माण पॉसिबल होगा। बेटा ये अपन चेक करते हैं, वैसे तो ऑलरेडी इस चीज का पता होता है, जो अपने पास में एक टेबल थी उसके हेल्प से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। देखो टेबल के अंदर क्या था, ये जो लास्ट से पहला जो लेक्चर था अपने पास में शायद लेक्चर नंबर 3 था, उसके अंदर अपन ने देखा भी था बच्चों, ये रहा कि सर जो क्लोरीन होगा उसमें ClF3 का निर्माण होगा, वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी उसके अंदर पॉसिबल होगा। अब बेटा इस चीज को प्रूव भी कर देते हैं अपन यहाँ अपन इस चीज को प्रूव करते हैं एक बार। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बेटा सबसे पहले क्लोरीन है उसकी ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करते हैं कि सर क्लोरीन होगा उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी। तो बेटा क्लोरीन तो 17 नंबर पे आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बेटा नियॉन तक तो भर दो यहाँ, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के अंदर कितने 5 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी कि सर s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने आपको। बेटा d तो पूरा अपने पास में वैकेंट रहेगा। इसके बाद में सर इसके अंदर एक काम करो आप, अब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन स्टार्ट करो। सबसे पहले अपन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट उसके बारे में बात करते हैं कि सर जो पहली एक्साइटेशन स्टेट होगी उसमें क्या होगा कि यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करो और इस तरह भेज दो। तो बेटा कैसा दिखेगा कि सर ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और सर जो अगला आपके पास में रहेगा उस अगले के
अंदर ये ऐसी कंडीशन आपके पास में रहने वाली है। अभी एक इलेक्ट्रॉन का बेटा एक्साइटेशन यहाँ हो गया, तो बेटा इस कंडीशन के अंदर देखो कि सर इस वाली कंडीशन के अंदर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बेटा यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो तो कितने हैं कि सर यहाँ अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब कोवेलेंसी भी कितनी होगी 3। अगर बेटा कोवेलेंसी 3 है, क्लोरीन की कोवेलेंसी 3 होगी, इसका मतलब ये आराम से ClF3 होगा, उसका फॉर्मेशन कर सकता है। तो बेटा 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, किसी 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी उसके अंदर पॉसिबल होगा। पहला बोल रहा है ग्राउंड स्टेट, बेटा ग्राउंड स्टेट के अंदर तो कोवेलेंसी कितनी होती है कि सर ग्राउंड स्टेट में तो कोवेलेंसी 1 होगी, तो इसके अंदर तो बेटा कोवेलेंसी 1 होगी, इसका मतलब ClF3 होगा, उसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। इन थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, बेटा थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर भी पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगी उसमें 5 हो जाएगी, थर्ड के अंदर तो बेटा 7 हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी उसमें पॉसिबल है, और सेकंड के अंदर भी पॉसिबल नहीं होगी, मतलब ये नहीं होगी ना सेकंड के अंदर। बड़े यहाँ से आंसर कौन सा होगा, थर्ड इसके अंदर आंसर होने वाला है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 एक बोल रहा है, ये बोल रहे कि एक सिग्मा बंध का निर्माण निम्न के अतिव्यापन से होता है। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने अभी अभी बताया था आपको कि बेटा जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि सर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक तो SS के अंदर हो सकता है, एक SP के अंदर हो सकता है, और एक किसके अंदर हो सकता है, PP अतिव्यापन होगा, इन्हीं के अंदर हो सकता है। PP अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बंध का निर्माण होता है, तो बेटा ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब ये बोल रहा है कि SS ऑर्बिटल अलोन है, इसका मतलब केवल अकेले SS ऑर्बिटल से इसका निर्माण पॉसिबल नहीं हो सकता, जो अकेला थोड़ी बनाएगा, SP भी बना सकता है और PP भी बना सकता है, इसका मतलब अलोन बोल दिया इस वजह से गलत है। दूसरा बोल रहा है कि S और P ऑर्बिटल अलोन, तो S और P नहीं बनाते, PP भी बनाती है, इस वजह से गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि SS SP PP ऑर्बिटल अलोंग विथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बिल्कुल सही बात है कि सर जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी उसमें SS बना सकता है, SP बना सकता है, और कौन बना सकता है, PP बना सकता है। फोर्थ ये बोल रहा है कि PP ऑर्बिटल अलोंग द साइड, बेटा साइड बाय से कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि साइड बाय साइड होगा, साइड बाय साइड, इस साइड बाय साइड से तो सर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इससे तो कौन बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को आप नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि HCl अणु में कौन सा अतिव्यापन शामिल होगा, तो बेटा ये तो मतलब बता सकते हैं अपन आराम से। बेटा HCl के अंदर कौन होगा सर, ये तो आपके पास में हाइड्रोजन है और एक कौन है, क्लोरीन। तो बेटा हाइड्रोजन के अंदर तो 1s होगा, और क्लोरीन में कौन सा होगा सर, फ्लोरीन के अंदर तो 2p होगा, तो क्लोरीन में कौन सा होगा, 3p होगा। इसका मतलब सर आपके पास में जो HCl होगा उसमें अतिव्यापन किस किसका होगा, इसके अंदर अतिव्यापन होगा, जैसे इसके अंदर अतिव्यापन होगा एक तो S का और दूसरा किसका, P का। ये देखना था, पहला बोल रहा है कि SS अतिव्यापन होगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक PP ओवरलैपिंग नहीं होगी ना, एक तो S आ रहा है और दूसरा P आ रहा है, इस वजह से ये भी गलत। तीसरा बोल रहा है कि S और D का ओवरलैपिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ बोल रहा है कि SP ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल सही बात है बेटा, HCl अणु होगा उसके अंदर ओवरलैपिंग कौन सी होने वाली है कि सर SP ओवरलैपिंग इसके अंदर पॉसिबल होगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 था अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये बोला कि निम्न में से कौन सा पाई बंद का विलक्षण नहीं है। अब देखो बेटा पाई बंद के लिए क्या बोल रहा है कि सर पाई बंद का निर्माण तब होता है जब सिग्मा बॉन्ड पहले से बनाओ, बिल्कुल सही बात है बेटा। अपन एक चीज लिखी थी कि VBT में अकेले पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ये चीज लिखी है अपन ने कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी VBT, इस VBT के अंदर क्या लिखा था कि इसमें अकेले पाई बंद का निर्माण, पाई बंद का निर्माण संभव नहीं है, संभव नहीं है।
पाई से पहले सिग्मा बंध बन जाना चाहिए, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है अपनी जगह, अपने को बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाना था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पाई बंध का निर्माण संकरित कक्षकों से होता है। बेटा ये अपने अभी अभी पढ़ गए हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से पॉसिबल नहीं है, जबकि ये बोल रहा है कि पाई बंध का निर्माण संकरित कक्षकों से होता है। बेटा इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। इसके अंदर देखा था कि पाई बॉन्ड होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा बेटा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, से नहीं बनता, जबकि ये बोल रहा है कि बनता है, इसमें जैसे क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है कि पाई बंध का निर्माण पी कक्षक के अतिव्यापन से हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि इसके अंदर तो अपन ने देखा है कि बेटा पाई बंध होगा वो पी पाई से हो सकता है, पी पाई डी पाई से भी हो सकता है, इसका मतलब सही है, हो सकता है, कोई मतलब इश्यू नहीं है इसके अंदर। फिर फोर्थ ये बोल रहा है कि पाई कक्षक परमाणु, ये कह रहा है कि पाई बंध परमाणु कक्षकों के लेटरल अतिव्यापन से होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां से होता है कि सर ये पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो साइड बाय साइड होगा, उससे होगा, और साइड बाय साइड को अपन बेटा कोलेटरल बोलते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब सही है सारी बात। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 एक बार इसको नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे भी देने वाला हूं, तो एक बार नोट करो इसको। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि पाई बंध का निर्माण, तो ये कह रहा है कि संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से, ठीक है, एस एस कक्षकों के अतिव्यापन से, पीपी कक्षकों के हेड ऑन अतिव्यापन से। तो बेटा इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि पाई बंध का निर्माण होगा वह हेड ऑन अतिव्यापन से कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बेटा हेड ऑन से तो किसका फॉर्मेशन होगा कि सर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, उस ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पाई बंध का निर्माण के अतिव्यापन से, इसके अंदर क्या बताते हैं, पाई बंध का निर्माण पीपी कक्षकों के अतिव्यापन से, ठीक है, पीपी कक्षकों के कोलेटरल से होगा। देखो सुनो बेटा, संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से तो नहीं होता, अभी अभी पढ़ के हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये पढ़ के है ना अभी अभी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से है ना वो पाई बॉन्ड का निर्माण संभव नहीं है, पाई बॉन्ड का निर्माण संभव नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत। दूसरा कह रहा है कि एस एस कक्षकों के अतिव्यापन से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बेटा पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है कि सर जो पाई बॉन्ड होगा उस पाई बॉन्ड के बनने के लिए कम से कम दो लोब, जिसको पालिया बोलते हैं, दो पालियों की उपस्थिति आवश्यक है, उपस्थिति आवश्यक है, आवश्यक है। और बेटा एस के अंदर तो दो पाली नहीं होती, दो लोब्स नहीं होती ना, ये मतलब ऐसे स्फेरिकल शेप में होता है, इस वजह से एस एस कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। दूसरे बोल रहे कि पी कक्षकों के हेड ऑन अतिव्यापन से, तो बेटा अपने को पता है कि सर हेड ऑन अतिव्यापन होगा, हेड ऑन अतिव्यापन, इस हेड ऑन अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता। इसका मतलब स्टेटमेंट थर्ड होगा, वो भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब बेटा लास्ट अपने पास में ये बोल रहा है कि पीपी कोलेटरल अतिव्यापन से, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, पीपी कक्षक के कोलेटरल अतिव्यापन होगा उससे पाई बॉन्ड बनता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं कि सर ये पी पाई, ये भी क्या होगा, पी पाई। इससे जो बॉन्ड बनेगा उसी को अपन पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही ऑप्शन अपने पास में होने वाला है। यही बताना था कि सिग्मा बंध का निर्माण होगा वो पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी, उससे इसका फॉर्मेशन होने वाला। बेटा चार टाइप के अलग अलग ऑप्शंस थे, तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन अपने पास में था कि संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से। जबकि बेटा अपन ने डिफरेंस चेक करके आए, वहां मैं एक बार दिखाता हूं आपको कि सर जहां आपने सिग्मा और पाई बंध का निर्माण बताया था उसी के अंदर आपने एक चीज बताई थी कि हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बंध का निर्माण संभव है, लेकिन इसमें हाइब्रिड कक्षकों से पाई बंध का निर्माण कभी भी पॉसिबल नहीं है। और इसी हाइब्रिड को बेटा अपन हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं कि सर ये जो हाइब्रिड था इसी को अपन संकरित कक्षकों के नाम से जानते हैं, संकरित कक्षकों। तो इसमें एक चीज लिख लेना आप इधर ही
कि संकरित कक्षकों से पाई बंद नहीं बनता है, नहीं बनता है। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। अब बच्चों एक बार यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन था उसको एक बार नोट कर लो आप। यहाँ तक बेटा नोट करो, इसके बाद में एक दो क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलने वाले हैं, तो एक बार यहाँ तक नोट करो आप इसको। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगी जीनोन का कौन सा यौगिक संभव नहीं है। बेटा ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर लिए, जहाँ कोवेलेंसी की थी उसके अंदर डिस्कस किए थे। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसकी बेटा हिंदी लिख देते हैं कि अतिव्यापन को प्रभावित करने वाले कारक, अतिव्यापन को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर इसको बंद सामर्थ्य भी बोलते हैं, बंद सामर्थ्य भी इसको अपन बोलते हैं। बेटा इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, इसमें सबसे पहला कारक पढ़ते हैं अपन कि साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, जहां n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि सर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या फिर जो उसको सेल नंबर बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं। तो सर सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा, साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसके बीच में सबसे पहले तो रिलेशन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। बेटा यहाँ मैं लिखूंगा कि सर जो बंद सामर्थ्य होगा आपके पास में, तो पहला पॉइंट अपने पास में रहेगा कि सर बंद सामर्थ्य होगा, जिसको बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, फिर बंद सामर्थ्य लिख देता हूं मैं कि सर बंद सामर्थ्य होगा वो एंटी प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ, एंटी प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के, कि सर ओवरलैप करने वाला ऑर्बिटल का साइज होगा उसके एंटी प्रोपोर्शनल होगा कौन, बॉन्ड डिस्टेंस। बेटा इसको मैं एक बहुत ही एक जनरल एग्जांपल उसके हेल्प से समझाता हूँ। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि सर इस वाले का मतलब हुआ कि अगर ओवरलैप करने वाले जो ऑर्बिटल होगा उसका साइज ज्यादा होगा, इसका मतलब बॉन्ड डिस्टेंस उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो बेटा ऐसे एक पॉइंट में लिख देता हूँ कि अतिव्यापित कक्षक के आकार के, पहला पॉइंट ये लिखूंगा, अतिव्यापित कक्षक, अतिव्यापित कक्षक का आकार ज्यादा होने पर, ज्यादा होने पर बंद सामर्थ्य, बंद सामर्थ्य कम होता है, कम होता है। बेटा ओवरलैप करना है या फिर बंद सामर्थ्य, इसका मतलब ऐसे समझो जैसे मान लो दो लोगों को एक दूसरे के गले मिलना है, तो उसमें दो कंडीशन है कि सर पहली कंडीशन तो ये है, जैसे मान लो एक ये तो आपके पास में मेल है, ये तो लड़का है आपके पास में, जिसका आगे ऐसे पेट निकला हुआ है, और इसको एक दूसरे लड़के से मिलना है जिसका भी आगे ऐसे मतलब पेट निकला हुआ है। अब बेटा इसमें ओवरलैप करनी है, कंडीशन तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है कि सर दो लड़के हैं बिल्कुल फिट है, इसमें पेट वगैरह नहीं निकला हुआ, और इसको भी दूसरा एक लड़का था उससे क्या करना था, ओवरलैप करना था। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस वाले को तो मैं लकड़ा नहीं लड़का, इस वाले को केस नंबर 1 बोल देता हूं, और बेटा इस वाले को केस नंबर 2 बोल देता हूं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ज्यादा प्रभावी अतिव्यापन कौन सी जगह होगा, तो आप कहोगे सर पहला जो केस होगा इसमें जैसे ये गले मिलना चाहेंगे उससे पहले तो इन दोनों के पेट आपस में क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। इसका मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। जबकि सर जहां बिल्कुल फिट अगर है तो वे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इसमें ओवरलैपिंग क्या होने वाली, इफेक्टिव होने वाली। इसका मतलब सर ओवरलैप करने वाला जो ऑर्बिटल का साइज जितना ज्यादा होगा, ओवरलैप करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और बेटा जितना बेकार ओवरलैपिंग होगी, बंद सामर्थ्य भी उतना ही क्या होगा, बेकार होगा। इसका मतलब ओवरलैप करने वाले कक्षक का आकार जितना ज्यादा होगा, बंद का सामर्थ्य उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब केस नंबर सेकंड होगा, उस कंडीशन के अंदर उसकी बंद सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज बच्चों अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। अब बेटा अपने को कुछ एग्जाम्पल है उसके हेल्प से समझना है कि सर सबसे पहला एग्जाम्पल ये दे रखा है अपने को। अब इसमें आपको क्या बताना है कि सर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको बंद सामर्थ्य बताना है। इसमें क्या बताना है कि सर बंद सामर्थ्य बताओ। तो बेटा इस वाले के अंदर बंद सामर्थ्य बताना है। इसका मतलब बंद सामर्थ्य उसका ज्यादा होगा जिसका ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल का साइज कम हो। बेटे कार्बन तो किसके अंदर होगा कि सर कार्बन आपके पास में होगा, वो किस कंडीशन के अंदर होगा कि सर कार्बन होगा आपके पास में, बेटा वो 2p होगा, ये भी 2p, ये 3p, ये आपके पास में 4p, और ये 5p। बेटा आकार किसका कम, किस इसमें कार्बन का आकार कम होगा, और बेटा कार्बन का आकार जितना कम होगा, बंध का सामर्थ्य उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जिसका साइज कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बेटा यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसी इस वाली कंडीशन के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन का ज्यादा होगा। इसके बाद में इसका और इसके बाद में इसका। नेक्स्ट केस होगा उसके अंदर बेटा जैसे ये जो हेलोजन ग्रुप है उसके बारे में बात करते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, और साइज किसका ज्यादा होगा कि सबसे ज्यादा आयोडीन का साइज होगा। तो बेटा आयोडीन का साइज ज्यादा होने की वजह से बंद सामर्थ्य क्या होगा, कम होगा। और बेटा फ्लोरीन का साइज कम है तो बंद सामर्थ्य इसका क्या होने वाला है, ज्यादा, क्योंकि साइज के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो बेटा फ्लोरीन का साइज कम है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये किसके अंदर होगा कि सर ये 1s 2p होगा, 1s 3p होगा, 1s 4p होगा, और ये 1s 5p होने वाला है। तो बेटा बंद सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा सर, फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये किसका सीक्वेंस था, बंद सामर्थ्य का। तो बेटा बंद सामर्थ्य में क्या याद रखना है कि सर बंद सामर्थ्य होगा, अगर इसमें सबसे पहला अफेक्ट करने वाला फैक्टर है तो उसमें होगा साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, अतिव्यापित कक्षक का आकार। अब सर कक्षक का आकार जितना ज्यादा होगा इसका मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग उसके अंदर पॉसिबल नहीं होगी, प्रभावी ओवरलैपिंग उसमें पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब बंद का सामर्थ्य अगर ज्यादा करना है तो ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल का साइज क्या होना चाहिए, कम। जिसका साइज जितना कम होगा उसमें प्रभावी अतिव्यापन होने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा। जिसके दो बेटा अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक बार आप इस पेज को नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो फैक्टर होगा उसमें अपन लोन पे रिपल्सन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर को अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेटा नेक्स्ट फैक्टर होगा फैक्टर नंबर सेकंड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा फैक्टर अपने पास में लोन पे रिपल्सन होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। बेटा बंद सामर्थ्य और लोन पे रिपल्सन के बीच में जो रिलेशन है, एक बार मैं उस रिलेशन को लिखता हूँ, फिर अपन चेक करते हैं कि सर रिलेशन लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। तो बेटा मैं एक रिलेशन लिखता हूँ कि सर बंद सामर्थ्य होगा, अगर मैं ऐसा लिखूं कि बंद सामर्थ्य है, बंद
सामर्थ्य, ये बंध सामर्थ्य एंटी प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर प्रतिकर्षण के। तो बेटा इसमें एक चीज अपने को ध्यान रखनी कि सर लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो बॉन्ड को वीक करने का काम करेगा। बेटा रिपल्सन ज्यादा है, इसका मतलब बंध के सामर्थ्य को क्या करेगा, कम करेगा। इसका मतलब सर जहां लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण कम होगा, बंध का सामर्थ्य उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। बेटा 3 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है कि सर जो पहला एग्जाम्पल आपके पास में उस वाले के अंदर तो लोन पेयर होगा नहीं, अगले वाले के अंदर एक लोन पेयर होगा और इससे अगले वाला होगा सर उसके अंदर दो लोन पेयर होंगे। अब बेटा बंध का सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा, इन सब के अंदर क्या बताना है कि सर बंध सामर्थ्य बताना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है। अब बेटा बंध सामर्थ्य बताना है, सर बंध सामर्थ्य तो उसका ज्यादा होगा जिसके बीच में लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण कम हो। इसका मतलब सर बंध सामर्थ्य उसका ज्यादा होगा जहां लोन पेयर कम हो। बेटा इस वाले के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसका बंध सामर्थ्य इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा। बेटा इसमें लोन पेयर 2 है जबकि इसमें 1 है, तो इसका बंध सामर्थ्य इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आपको बंध सामर्थ्य ज्यादा दिखाना है, उस कंडीशन में लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण कम होना चाहिए। बेटा इस वाले में लोन पेयर है ही नहीं, इसका मतलब प्रतिकर्षण नहीं होगा। इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसका मतलब लोन पेयर जहां कम होगा उस कंडीशन के अंदर बंध सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बेटा इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर बताना है कि सर इन दोनों के अंदर तो लोन पेयर तो सेम होगा। बेटा इस वाले के अंदर लोन पेयर कितना, कि सर इस वाले के अंदर लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर कितना होगा सर, एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, इसमें भी एक लोन पेयर। सर ऑक्सीजन के अंदर दो लोन पेयर, इधर कितने होंगे कि सर सल्फर के अंदर भी दो लोन पेयर। बेटा फ्लोरीन या फिर क्लोरीन होगा, उसमें लोन पेयर कितने होते हैं कि सर 3 लोन पेयर होंगे। बेटा लोन पेयर तो बराबर है, इसका मतलब सर इसके अंदर लोन पेयर अगर बराबर होगा इसका मतलब अपन किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करना था, वो नंबर ऑफ लोन पेयर होगा उससे कैलकुलेट करना था। अब सर हर एक एग्जांपल में लोन पेयर तो बराबर है, किस कंडीशन के अंदर इसके अंदर रिपल्सन या फिर मतलब किस स्थिति के अंदर बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा, तो बेटा इसके लिए अपन एक जुगाड़ लगाते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि जिस कक्षक में लोन पेयर उपस्थित है उसके आकार के आधार पर बेटा ऐसे समझो कि सर नाइट्रोजन फास्फोरस में लोन पेयर एक कोई इश्यू नहीं, लोन पेयर बराबर है। इसका मतलब सर बंध सामर्थ्य को कैलकुलेट करने का जो लोन पेयर वाला कंसेप्ट था वो तो यहाँ फेल हो गया। अब बेटा अपन ऐसे समझते हैं कि सर बंध सामर्थ्य तो उसका ज्यादा होगा जहां लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब आप ऐसा चेक करो जहां लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण कम हो। बेटा नाइट्रोजन के कंपेरिजन में सर फास्फोरस होगा, उसका आकार ज्यादा होगा। अब बेटा ऐसे समझो कि सर लोन पेयर तो दोनों जगह बराबर है, इसका मतलब सर जहां लोन पेयर जिस कक्षा के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है अगर उसका आकार छोटा है तो बेटा एक छोटे आकार में लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, जबकि फास्फोरस में भी लोन पेयर तो एक ही है, इसका मतलब इसका आकार बड़ा है, उसमें लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा लेकिन उतना फील नहीं होगा। ऐसे समझो कि सर एक रूम है, इतना सा रूम है, इसमें 5 लोग रह रहे हैं और एक बेटा इतना बड़ा रूम है, इसमें 5 लोग रह रहे हैं, बताओ कौन सी जगह प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, तो आप कहोगे सर छोटे रूम के अंदर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, और जहां प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा उसका बंध सामर्थ्य उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब सर इस कंडीशन के अंदर बेटा बंध सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। इसका मतलब फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में नाइट्रोजन। ऑक्सीजन सल्फर में लोन पेयर बराबर, इसका मतलब बंध सामर्थ्य जिसका ज्यादा होगा वहां लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण कम लगेगा, और प्रतिकर्षण बेटा कम वहां लगेगा जहां साइज बड़ा होगा। इसका मतलब सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर का साइज बड़ा है, इसका मतलब यहाँ लोन पेयर प्रतिकर्षण कम लगेगा, इस वजह से बंध सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा। क्लोरीन में भी क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसका मतलब ये अपने किस हिसाब से चेक किया, ये अपने बेटा चेक किया है कि जिस कक्षक में लोन पेयर उपस्थित है उसके आकार के आधार पर अपन इसको क्या किया, बंध सामर्थ्य का क्रम बताया कि आकार के आधार पर बंध सामर्थ्य का क्रम, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्रम, ये अपने को इसके अंदर बताना था। एक बार बच्चों आप इस स्लाइड को नोट करो। इसके बाद में थर्ड फैक्टर होगा जिसके अंदर अपन डायरेक्शनल नेचर होगा उसके ऊपर चलने वाले हैं, दिशा
जो होगी कि किस डायरेक्शन के अंदर कौन सा ऑर्बिट होगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड फैक्टर होगा इसका, वो क्या रहेगा कि सर डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बेटा इसके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि पहले जो रिजल्ट तो पता होना चाहिए कि सर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा GTH, बेटा समानुपाती होगा किसके, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। और सर ऑर्बिटल इसके अंदर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है कि सर बंद का सामर्थ्य होगा वो डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल कक्षक का जो दिशा होगी उसके क्या होने वाला है, प्रोपोर्शनल होने वाला है। अब बेटा इसमें अपन समझते हैं कि सर अपने को ऑलरेडी पता है एक दो चीजें कि जो एस सबसेल होगा वो कैसा होता है कि सर नॉन डायरेक्शनल होगा। इसका मतलब बेटा ये वाला तो क्या होगा कि सर नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल। और सर ये क्या होगा कि सर ये वाला होगा कि डायरेक्शनल होगा। अब सर बंद सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा, जिसका डायरेक्शनल नेचर होगा, इसका मतलब उसके कंपैरिजन में तो इसका ज्यादा होगा। ये तो बेटा सीक्वेंस हो गया आपके पास में किसका, कि सर ये सीक्वेंस मेरे पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ का हो गया। बंद सामर्थ्य उसका ज्यादा होगा जिसके अंदर डायरेक्शनल नेचर पाया जाता है। अब बेटा एस तो होगा स्पेरिकल शेप में होता है, इसका मतलब इसके पास में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो सबसे पीछे की तरफ ही आ गया और सबसे आगे की तरफ ही आ गया। अब बेटा एक चीज अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है कि सर इस वाली कंडीशन के अंदर एक चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है कि सर अपन जब इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जाने पे क्या होगा कि सर इस तरफ जाने पर डायरेक्शनल नेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि सर डायरेक्शनल नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि सर 2s के कंपैरिजन में 2s 2p की ज्यादा होगी, और 2s 2p के ज्यादा कंपैरिजन में 2p 2p होगा, उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बेटा इस वाले क्वेश्चन को समझाने से पहले इसका एक आगे की तरफ जो एक ब्लैंक स्लाइड के थ्रू अपन समझते हैं कि थर्ड के अंदर किसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा इसके बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अगला पॉइंट रहेगा कि सर बंद सामर्थ्य बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करेगी N1 प्लस N2 का जो सम होगा, N1 प्लस N2 का सम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सर यहाँ N1 क्या है, तो बेटा मैं बता देता हूँ। बेटा इस वाले के अंदर अगर अपन N1 प्लस N2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो N1 तो कितना है 2, N2 कितना होगा 3, N1 प्लस N2 कितना हो गया 5। इस वाले में भी 2 और 3 5, इसका मतलब यहाँ N1 प्लस N2 का सम तो कितने के बराबर आ गया 5। अब उस कंडीशन के अंदर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखने कि सर अगर N1 प्लस N2 का सम होगा वो समान आ जाए, कि जो दोनों के अंदर आ रहा था कि दोनों के सर अंदर 5 5 आ रहा था, इसका मतलब N1 प्लस N2 का सम होगा वो समान होगा, समान हो। उस स्थिति में बेटा एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सर इसमें सबसे कम जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, पी पाई की। इससे थोड़ी ज्यादा होगी पी डी पाई की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, डी पाई होगा। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। बट ये सीक्वेंस तो किसका है कि सर ये जो मेरे पास में सीक्वेंस निकल के है, ये सीक्वेंस किसका है, बंद सामर्थ्य का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। दूसरा बेटा ये हो सकता है कि सर ऐसा मानो, ऐसा मान हो, क्या ऐसा मानो N1 प्लस N2 का सम ऐसा मानो, उसी स्थिति में क्या होगा कि सर जहां N1 प्लस N2 का मान कम होगा, कम होगा, वहां ऊर्जा भी कम होगी, कम होगी, तो वहां बेटा
अतिव्यापन क्या होगा, प्रभावी होगा, होगी तो वहां अतिव्यापन प्रभावी होगा, प्रभावी होगा, जिससे जिससे बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा, बंध बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद है रखना। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर क्या है कि सर बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर आपको कंपेयर करना है, उस स्थिति में बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या करो आप सर, N1 प्लस N2 था, उसका सम को चेक करो। अगर दोनों का सम चेक समान आ रहा है, उस स्थिति में सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी कि सर पी पाई की, उससे ज्यादा पी पाई डी पाई, और सबसे ज्यादा किसकी होगी डी पाई की। अगर सर N1 प्लस N2 का सम ऐसा मानो, उस स्थिति में जहां बेटा N1 प्लस N2 का मान कम होगा, वहां ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। और बेटा ऊर्जा कम है इसका मतलब स्थायित्व ज्यादा होगा, सर ऊर्जा कम है इसका मतलब अतिव्यापन प्रभावी होगा, और अतिव्यापन जितना प्रभावी होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बेटा इन सब का यूज करके मैं सेकेंड जो एग्जाम्पल था उसका आंसर बताने वाला हूँ। बेटा सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर क्या था कि सर सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आपके पास में ये था, अब सर किसका बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा, तो बेटा यहाँ N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है कि सर इस वाले ऑप्शन के अंदर आपके पास में जो N1 प्लस N2 था वो कितना आ रहा था कि 5, इधर भी N1 प्लस N2 कितना आ रहा है कि सर यहाँ पर भी N1 प्लस N2 कितना आ रहा है 5। इसका मतलब N1 प्लस N2 का सम तो बराबर हो गया। अब बेटा जहां N1 प्लस N2 का सम बराबर होगा, इसका मतलब कि सर उस वाली कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, उस वाली कंडीशन के अंदर ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। जहां N1 प्लस N2 समान होगा उसमें पी पाई ओवरलैपिंग सबसे कम होगी, और उससे ज्यादा कौन होगा, पी पाई डी पाई। तो बेटा यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं कि सर पी पाई होगा, उसका बंध सामर्थ्य कम होगा, जबकि इस वाले का बंध सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर पी पाई डी पाई यूज ले रहे हैं। तो बेटा किसका ऑर्डर था अपने पास में, बंध सामर्थ्य का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। और इसके अंदर क्या पढ़ गए कि सर जहां N1 प्लस N2 समान हो, समान हो, वहां क्या होगा कि सर वहां एक ही काम होगा, पी पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा पी पाई डी पाई, और सबसे आगे की तरफ कौन होगा, डी पाई इसके अंदर होने वाला है। बेटा ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, तो यहाँ से ये सीक्वेंस अपने पास में निकल कर आएगा। तो ये बेटा अपने पास में अफेक्ट करने वाला फैक्टर था, वो थर्ड फैक्टर था। इसके बाद में अपन बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर चलते हैं, तो एक बार आप इसको जल्दी नोट करो। तो बच्चों अपन इस क्लास को तो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू बच्चों।